हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी हमने कंप्लीट कर रखी है, उसके जो एमसीक्यू है वो हमने अभी तक नहीं किए हैं। तो आज की क्लास में जो है हम आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोवाइड कैथोडिक प्रोटेक्शन टू आयरन। अब देखिए, जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कौन सा मेटल जो है आयरन को कैथोडिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब ये कैथोडिक प्रोटेक्शन होता क्या है और आयरन को कैथोडिक प्रोटेक्शन हम क्यों देते हैं, इसका क्या मीनिंग है। देखिए, ये थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट टर्म हो जो आपने पहले ना सुनी हो, लेकिन एक कॉमन टर्म है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। एक कॉमन टर्म है कोरोजन, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। और एक टर्म है गैल्वेनाइजेशन, ये भी आपने सुना होगा। तो देखिए, कोरोजन जो है उसमें हम क्या कहते हैं कि कोरोजन में जो सतह होती है वो खराब हो जाती है मेटल की, जिसमें आपके सबसे कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग का लगना। गैल्वेनाइजेशन जो है उसमें हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में हम सबसे जो कॉमन एग्जांपल है, गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगाते हैं। ये फिजिकल प्रोसेस है। हम क्या करते हैं कि जैसे आयरन की सरफेस है, इस पर हमने जिंक की लेयर लगा दी फिजिकली, इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और गैल्वेनाइजेशन का जो पर्पस है वो क्या है, एम है या ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो है आयरन को कोरोजन से बचाना या रस्टिंग से बचाना। तो ये आपके फिजिकल प्रोसेस है। अगर इसी को मैं केमिकल प्रोसेस से या हम कहें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से मैं आयरन को बचाना चाहूं कोरोजन से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो दोनों में हम क्या कर रहे हैं, लगभग सेम ही है। दोनों में क्या है कि आयरन के ऊपर आपने फिजिकल लेयर लगा दी जिंक की, तो उसको आपने गैल्वेनाइजेशन कह दिया। उसको आप एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हो कि भाई अंदर जो है मेन मेटल वो आयरन है, जो कि किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। और एक आपने सेक्रीफिशियल एनोड, सेक्रीफिशियल एनोड मतलब एक दूसरा मेटल काम में लिया जिसको आप एज ए एनोड वर्क कराओगे, तो दूसरा जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वहां पर आयरन का क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सा, कुछ ज्यादा दिमाग ना लगा के ऐसे समझना है कि गैल्वेनाइजेशन और कैथोडिक प्रोटेक्शन मिलता जुलता है। फर्क क्या है कि ये फिजिकल प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन है। ऑब्जेक्ट क्या है, आयरन को कोरोजन या जंग से बचाना, रस्टिंग से बचाना। और एक चीज और कॉमन है कि जो गैल्वेनाइजेशन में जो आप मेटल काम में लोगे या तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में जो मेटल काम में लोगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। गैल्वेनाइजेशन में बेसिकली हम जिंक काम में लेते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है वो आयरन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, अगर मैं क्या कह रहा हूं कि मेटल जो है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वो आसानी से ऑक्सीडाइज अगर हो रहा है, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होगा। उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये मैंने बेसिक सी चीज बता दी। तो इसके लिए मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा रखी है, जिसमें आपके ऊपर हमने मेटल लिए थे, नीचे नॉन मेटल लिए थे। ऊपर जो है रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा था, नीचे पॉजिटिव में ज्यादा था। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है या नेगेटिव में ज्यादा है, तो वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसमें कुछ नहीं करना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोवाइड कैथोडिक प्रोटेक्शन टू आयरन। ऐसे कौन से मेटल का पेयर है जो आयरन को कैथोडिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल पूछे इनडायरेक्टली, एल्यूमिनियम कॉपर, मैग्नीशियम जिंक, जिंक कॉपर, एल्यूमिनियम निकल। अब यहां पर आपको थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आप चेक करोगे कि आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम कॉपर। कैसे, जिंक को तो आप गैल्वेनाइजेशन में काम में लेते ही हो, इसका मतलब ये तो आपको याद हो ही गया कि जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा जो है मैग्नीशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। बाकी सारे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। बाकी ऑप्शन में हो सकता है कि एक ज्यादा रिएक्टिव हो एक कम रिएक्टिव हो, लेकिन दोनों ज्यादा रिएक्टिव इस ऑप्शन में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेल रिएक्शन इज नॉट रिटन करेक्टली। कि भाई कौन सी सेल रिएक्शन का जो सेट है वो सही से लिखा हुआ नहीं है। चेक कर लेते हैं। पहला दे रखा हाइड्रोजन गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं उसके बाद चेक करेंगे। दूसरा दे रखा है Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव 2Hg ब्रैकेट में L प्लस 2Cl माइनस। फिर दे रखा है जिंक प्लस 4OH माइनस गिव ZnO2 2 माइनस प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
HgO plus H2O plus 2 electron give Hg plus 2OH minus. Aluminium gives Al3 plus 3 electron. 6Br minus plus 3 electron give 3Br2. Zinc gives zinc 2 plus 2 electron. Copper 2 plus 2 electron gives copper. अब ये हमने सारा पढ़ लिया. अब इसमें मेन जो चीज है वो क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है. जैसे ये वाला क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हम बिना ऑप्शन के नहीं दे सकते. एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जैसे 2 + 2 कितने हैं, तो बिना ऑप्शन क्या बता सकते हो? 4. लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इनमें से ज्यादा मीठा कौन सा है या ज्यादा इनमें से ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो गया. तो यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है. अब जब आपने चारों ऑप्शन देखे तो हमने एक जो चीज ऑब्जर्व करी वो क्या करी कि जब आपके सेल रिएक्शन दे रखी है, ये हाफ सेल के पेयर में दे रखी है, हाफ सेल रिएक्शन ये, हाफ सेल रिएक्शन ये. तो पहली हाफ सेल जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन के सेंस में है, दूसरी किसके सेंस में? रिडक्शन के सेंस में. तो पहली हाफ सेल रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन के सेंस में है और दूसरी रिडक्शन के सेंस में. अब ये मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे होता है. तो ये आपके एनोड पे जो है वो सेल रिएक्शन है और ये आपके कैथोड पे सेल रिएक्शन है. अब जब आप चारों को चेक करोगे तो आप ये चेक करोगे कि पहले वाले में आपके ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है. इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें रिडक्शन हो रहा है. सही है. इसमें आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है. इसमें आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन ऐड करे रिडक्शन के लिए, ये भी ठीक है. इसके बाद जिंक की बात करें, ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है. लेकिन एक मेन चीज जो है वो ये है कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सही नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर आपको बाय चांस रिडक्शन करवाना भी होता तो ब्रोमीन जो है न्यूट्रल वो इलेक्ट्रॉन लेके Br- बनाएगा, जबकि यहाँ पर Br- इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन बना रहा है, जो कि गलत है. तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन के फॉर्म में सही नहीं लिखी हुई है, क्योंकि Br- इलेक्ट्रॉन लेके Br न्यूट्रल नहीं बनाएगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है. A zinc rod is placed on 0.1 m solution of zinc sulfate at 25 degrees centigrade. If the salt is dissociated at the extent of 95% at this dissolution and E0 equals to minus 0.76 volt, then the potential of the electrode at this temperature can be given as. देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत लंबा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा थ्योरी में, नर्न्स इक्वेशन. नर्न्स इक्वेशन में हम क्या कहते हैं कि अगर आपको किसी सेल या किसी इलेक्ट्रोड के लिए अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हमने क्या पढ़ रखा है कि जो पोटेंशियल है, चाहे इलेक्ट्रोड की बात करें चाहे सेल की, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. तो उसका अगर हम नर्न्स इक्वेशन लिखें तो चाहे सेल के लिए हो चाहे इलेक्ट्रोड के लिए हो, वो क्या होती है? E इक्वल्स टू E0. अब माइनस के सेंस में भी लिख सकते हैं, प्लस के सेंस में भी लिख सकते हैं. माइनस के सेंस में क्या होगा? माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. और अगर इसी को मैं प्लस के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू E0 प्लस 0.0591 अपॉन n लॉग रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट. ये आपके नर्न्स इक्वेशन हो गई. ठीक है. अब इस इक्वेशन को अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर पढ़ूंगा और इसके हिसाब से नर्न्स इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? E जो कि हमें निकालना है, E इक्वल्स टू E0. अब E0 इसने दे रखा माइनस 0.76, तो मैं लिखूंगा E इक्वल्स टू माइनस 0.76 प्लस, क्योंकि सारे ऑप्शन प्लस में दे रखे तो फिर प्लस ही लेना है हमको. ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन n. अब यहाँ पर जिंक रॉड है तो जिंक रॉड की वैलेंसी, जिंक की वैलेंसी कितनी है? 2. तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा. तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो देखो माइनस 0.76 स्टार्टिंग में आना चाहिए, तो ये कट गया पहले और ये कट गया. ठीक है. अब आप देखेंगे कि प्लस 0.0591 अपॉन n, यहां तक भी हम पहुंचेंगे तो ये भी कट गया. बचा क्या? ये बच गया. मतलब आधा पूरा हम पहुंचे भी नहीं, आंसर आ जाएगा. अब पूरा अगर हम लिखना चाहें, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट. अब यहां पर क्या है? यहां पर यह है कि जब आप इसको लिखेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अब यहां पर ये है कि प्लस में रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट है, तो जब आप रिएक्शन लिखते हो तो रिडक्शन के फॉर्म में लिखते हो. किसके फॉर्म में लिखते हो? रिडक्शन के फॉर्म में. तो रिडक्शन के फॉर्म का मतलब क्या है? जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव जिंक. ये रिडक्शन के फॉर्म में रिएक्शन है.
तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट क्योंकि सॉलिड है तो इसकी एक्टिविटी 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट की एक्टिविटी 1 होगी तो नीचे 1 आ जाएगा, जो कि लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 एम लिखा हुआ, आई थिंक कहाँ लिखा हुआ ये रहा। तो 0.1 आना चाहिए था, लेकिन 0.1 दिख नहीं रहा आपको। लेकिन इसने एक चीज और लिखी, 95%, मतलब 0.1 एम आपने कंसंट्रेशन ली थी, लेकिन वो 100% डिसोसिएट नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था एज अ सॉल्ट, वो आपने 0.1 लिया था, लेकिन क्योंकि डिसोसिएट वो 95% हुआ, तो 0.1 का 95% जब आप निकालोगे तो इसको आप 95 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो ये आ जाएगा आपके। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली। तो फाइनली क्या आ गया, ये आ गया -0.76 प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.095। अब देखिए इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा आंसर पहले ही आ गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऑप्शन देख के सॉल्व किया करिए, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपके डाउट भी है या आपको कम भी आता है तो भी आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन काट के करोगे तो नेगेटिव भी नहीं होंगे कभी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 0.1 का 95% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.095। ये आप हटा दो नीचे से 1, ये आ गया। अब ये वोल्ट में आ रहा है, तो ये फाइनली आपके नर्स्ट इक्वेशन से ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है वो आनी चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन के लिए आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, अब ये सब मैं थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ, सेल के लिए भी बता चुका हूँ और इलेक्ट्रोड के लिए भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन इज। अब सबसे पहले तो नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड ये पूछा इसने, टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O टू ऑक्सीजन इज। अब ये इसने अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि 1 मोल जो है H2O है, इसको आपको ऑक्सीडाइज करना है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद आप ऑक्सीजन बना रहे हो, ठीक है। साइड प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसको मैं छोड़ देता हूं एक बार। तो अब यहां पर क्योंकि इसको आपने 1 मोल ले लिया, इसने कंडीशन दे दी कि भाई वाटर 1 मोल है, तो ऑक्सीजन जो गैस बनेगी वो हाफ मोल बनेगी। क्या बनेगी, हाफ मोल। अब यहां पर मुझे हाइड्रोजन से मतलब नहीं, क्योंकि मैं केवल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। तो अब यहां पर इसको मैं अगर और थोड़ा सा करूं तो देखिए यहां पर H2O जो है वो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन कोवेलेंट मॉलिक्यूल में भी अगर ऑक्सीजन की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये आपके -2 है। क्या है, -2। यहां पर ये 0 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सिंपल समझाने के सेंस में कहूं तो ये O2- है, एक बार को समझने के लिए। और ये बना रहा है आपके ऑक्सीजन जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, हाफ बैलेंस करने के लिए। ये आपके ओवरऑल सिनेरियो हो गया। तो इसको आप ऐसे समझो कि 1 मोल वाटर में 1 मोल O2- आयन है, और 1 मोल O2- आयन से आपको ऑक्सीजन बनाना है न्यूट्रल। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो एक ऑक्सीजन एटम जो है या एक ऑक्सीजन आयन है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो 1 मोल O2- जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या ट्रांसफर करेगा, जो भी आप कहना चाहो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्चुअल में मोल कंसेप्ट का आप कह सकते हो, मोल कंसेप्ट है, ठीक है। मैंने आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया था, फिर मैंने आपसे कहा था सॉल्यूशन में काम में आएगा, इलेक्ट्रो में काम में आएगा, और कहीं पर भी रिएक्शन में काम में आएगा, बेसिक सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमको ये कह रहा है नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O टू ऑक्सीजन इज। तो मैंने कहा 1 मोल H2O है, अच्छी बात है। अब H2O में हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का इतना कोई रोल नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो O2- के फॉर्म में, O2- के फॉर्म में यहाँ पर, और ये न्यूट्रल बना रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो है वो कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फेराडे जो है उसकी वैल्यू बताई थी, राउंड ऑफ में अगर हम बात करें तो 96500 होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि एक फेराडे है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, 1 फेराडे के बराबर, जो कि किसके बराबर है, 96500 कूलम, राउंड ऑफ में। तो 2 मोल को 2 से गुणा कर दो, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2 फेराडे। 96500 इंटू 2, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है कि जो क्वेश्चन देखने में लगता है ना बिल्कुल बेसिक्स है, बेसिक कंसेप्ट है, वो भी बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं। क्यों, क्योंकि जो टिपिकल क्वेश्चन है वो सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि क्या फॉर्मूला लगेगा। तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो 96500 को आपको 2 से गुणा करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, ये 1.93 इंटू 10⁻5। तो यह क्या आ गया आंसर आपके कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 2 फेराडे। 2 फेराडे मतलब 96500 इंटू 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
when the electrolysis of silver sulfate was carried out by platinum electrodes 1.6 gram oxygen was liberated at the anode. The amount of silver deposited at cathode will be. अब देखिए ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए सिंपल सी बात है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं तो मैंने आपको थ्योरी के लास्ट में बताया भी था कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल दिया था कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो जैसे कोई आपने सॉल्ट लिया जिसमें एक मेटल है और एक एनायन है, ठीक है। तो मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो रिडक्शन की कोशिश करता है, और जो एनायन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीडेशन की कोशिश करता है। साथ में जो वाटर है वो भी कॉम्पिटिशन में रहता है, ठीक है। उसमें वाटर में जो O माइनस है वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी करेगा, और जो H है प्लस के फॉर्म में वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी करेगा। तो कॉम्पिटिशन चलता है, ठीक है। अब उसमें कौन क्या बनाएगा कौन क्या नहीं बनाएगा छोड़ देते हैं। मेटल और हाइड्रोजन में कॉम्पिटिशन चलता है कि रिडक्शन कौन शो करेगा, और एनायन और ऑक्सीजन में कॉम्पिटिशन चलता है कि रिडक्शन कौन ऑक्सीडेशन कौन शो करेगा। अब उस पर हम नहीं जा रहे। अब यहाँ सिंपल सा है कि ये आपके एक तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस प्लस मोल कंसेप्ट, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन है, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और मोल कंसेप्ट है। क्या है? व्हेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट आपके इलेक्ट्रोलाइट है, was carried out by platinum electrodes 1.6 ग्राम ऑक्सीजन। इसका मतलब एक तो फिक्स हो गया कि भाई ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, was liberated at एनोड। तो एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन होता है और यहां पर ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। अब कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। लिबरेटेड एट एनोड द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी। तो यहां पर जो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है वो है सिल्वर Ag, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि मेटल और हाइड्रोजन में मेटल में सिल्वर जीत गया, और एनायन या नेगेटिव पार्ट और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जीत गया। अब ये दोनों हो गया। अब यहां पर कंसेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर का सेंस क्या है कि अगर हम कोई सेल रिएक्शन करा रहे हैं तो अगर ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर होता है। बात समझ रही है कि इन दोनों के केस में जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है वो बराबर है, या हम कहें चार्ज का जो आदान प्रदान है वो बराबर है। इसका मतलब सेम चार्ज काम में आ रहा है दोनों केस में। भाई आप सेल को चार्ज दोगे तो बराबर ही तो दोगे, एनोड और कैथोड दोनों पे बराबर ही चार्ज आ रहा है। अब यहां पर कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि ऑक्सीजन का कितना डिपॉजिट हो रहा है? 1.6 ग्राम। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट का या तुल्यांकी भार का या इक्विवेलेंट का कंसेप्ट पढ़ाया था। और अगर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के केस में इक्विवेलेंट वेट जो है, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ऑक्सीजन O के फॉर्म में दे रखा है या O2 के फॉर्म में दे रखा है। इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है तुल्यांकी भार, ठीक है। अब उसको आप ऑक्सीजन के सेंस में लिखो, O2 के सेंस में लिखो, वो होता है 8 ग्राम। अब कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन एटम का 8 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कुछ होगा। ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 है। अब आप उसको O के फॉर्म में मानो चाहे O2 के फॉर्म में मानो, इसका तुल्यांकी भार 8 है, ठीक है। तो अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रहा है मतलब एक तुल्यांकी। अब यहां पर डिपॉजिट कितना हो रहा है? 1.6 ग्राम। तो मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जो कि आ रहा है 0.2। मतलब ऑक्सीजन के कितने तुल्यांकी डिपॉजिट हो रहे हैं? 0.2। और अगर आपको याद हो तो मैंने फैराडे लॉ में आपको एक चीज बताई थी, एक फैराडे मतलब एक तुल्यांकी। ये मैंने आपको एक सिंपल सा नियम बताया था, ठीक है। सिंपल सा क्या नियम कहता है? एक तुल्यांकी बराबर एक फैराडे। या आपको मैंने ये भी बता रखा है W इक्वल्स टू जेड आई टी, या फिर ये लिखवा रखा है Z इक्वल्स टू E बाय एफ आई टी, जिसको आप E बाय एफ क्यू भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? अब यहां पर आपको निकालना क्या है? द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। तो सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो उसके लिए अगर आप देखें तो एक फैराडे बराबर एक तुल्यांकी। तो यहां पर कितने तुल्यांकी है? 0.2। तो फैराडे कितने काम में आएंगे? 0.2। तो 0.2 फैराडे काम आ रहे हैं। किसके कितने काम आ रहे हैं? चार्ज आपकी ये 0.2 तुल्यांकी है, इसका मतलब 0.2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी काम में आ रही है, चार्ज काम में आ रहा है। तो W इक्वल्स टू E किसका? सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 होता है, 108 होता है। फैराडे कितने हैं? 0.2, ठीक है। F तो F ही है,
चार्ज जो है वो 0.2 फैराडे है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब आप ये देखोगे कि ये आपके 108 इंटू 0.2, अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये पॉइंट के नीचे 10 आ गया, ठीक है। अब जब आप इसको गुणा करेंगे, 2 × 16 का 6 हासिल का 1 2 दूनी 2 एकम 2 डिवाइडेड बाय 10, 21.6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 21.6। थोड़ा सा टिपिकल आप कह सकते हो, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा टिपिकल है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट का हमारा। मैं वापस से आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन में उसने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रोलाइट का वेट दे रखा है, कितना डिपॉजिट हुआ, वेट दे रखा, दे सकता है या वॉल्यूम दे सकता है, ठीक है। अब वो जो उसने वेट या वॉल्यूम दिया है, उससे आपको ये निकालना है कि कितने तुल्यांकी डिपॉजिट हुआ। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर ऑक्सीजन है, उसने कह दिया कि भाई इतने ग्राम डिपॉजिट हुआ, तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी कैसे निकालेंगे, वेटिंग ग्राम ऑन तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, ठीक है। अब वो आप ये मत कंफ्यूज होना कि ऑक्सीजन गैस है, O2 है। देखिए, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट वेरी कर सकता है, इक्विवेलेंट वेट फिक्स है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट 8 हो गया, तो जो भी आपके आ गया वो कितना आ गया, तुल्यांकी आ गया। जितने तुल्यांकी डिपॉजिट हो रहा है, मतलब उतने ही फैराडे काम में आए चार्ज। तो यहाँ पर आपके तुल्यांकी कितना आ रहा है 0.2, इसका मतलब Q जो है वो किसके बराबर है, 0.2 F के बराबर है। और ये फॉर्मूले मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखे हैं, ये वाले। इसमें आपको क्या करना है, W इक्वल्स टू ई कितना है सिल्वर का, ये भी आपको याद होना चाहिए, 108, Q की वैल्यू 0.2 F अपॉन F, F से F कट गया, इसको सॉल्व कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब पहले तो आपको मोल कंसेप्ट याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार क्या है, सिल्वर का तुल्यांकी भार क्या है। उसके बाद फैराडे का ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर एक नियम जो बताया था कि एक फैराडे मतलब एक तुल्यांकी, जितने डिपॉजिट हो रहे हैं उतने तुल्यांकी हैं। तो इस टाइप से, क्योंकि इसी फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो कि अगर आपको क्यू निकालना था तो डब्ल्यू आपको दे रखा था, उसके बाद आपको ई दे रखा है, एफ दे रखा है, जो भी है आप उससे निकाल सकते हो। तो सिंपल सा मैंने आपको सॉल्व करके बताया। इसके अलावा आपको और कोई मेथड है या आप अपने हिसाब से थोड़ा वेरिएशन करके सॉल्व करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं जैसे सॉल्व करता हूँ, मैं जैसे समझता हूँ, मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ करंट ऑफ 9.65 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 10 मिनट्स। अब इसने क्या कह दिया कि करंट फ्लो हो रहा है और टाइम दे दिया इतने मिनट के लिए फ्लो हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। डिपॉजिट 3 ग्राम ऑफ द मेटल, ये कह रहा है कोई मेटल है उसको 3 ग्राम डिपॉजिट कर रहा है, विच इज मोनोवैलेंट, ये इसने मोनोवैलेंट कह दिया। द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज। अब देखिए, जो क्वेश्चन ऊपर वाला कंसेप्ट पे बेस्ड था, सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट है W इक्वल्स टू E बाय एफ आई टी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फैराडे फर्स्ट और सेकंड को मिला के आता है। W इक्वल्स टू E बाय एफ आई टी, या आप आई टी की जगह क्यों भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम और ये दे रखा मैंने लिख दिया। अब यहां पर आपको करना क्या है कि अगर कोई मेटल मोनोवैलेंट है तो उसका तुल्यांकी भार और अणुभार, एटॉमिक वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आप कहना चाहे वो सेम होता है। तो यहां पर आप ई की जगह जो है मॉलिक्यूलर वेट के लिए कैपिटल एम, वो आप लिख सकते हो। क्योंकि वैलेंसी एक है, वैलेंसी एक नहीं होती तो आप उसको नहीं लिख सकते थे। ये मैंने एम लिख दिया, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, जो आपको समझना आप समझ सकते हैं। अब आपको चाहिए क्या, चाहिए ये एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। एटॉमिक मास मतलब एम लिख दिया मैंने। तो अगर मुझे एम चाहिए इस फॉर्मूले से, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एम इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एफ अपॉन आई टी, ऐसे लिखेंगे। अब आपको क्या क्या दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है क्या, ये दे रखा है 3 ग्राम, एफ तो आपको पता है फैराडे है, आई दे रखा है क्या, दे रखा है, टी दे रखा है क्या, दे रखा है, बिल्कुल सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। वेट कितना है आपका, 3 ग्राम, 3 लिख दिया। एफ जो है 96500 गुलाम में है, ठीक है, तो सी लिख दिया। आई कितना है 9.65 एम्पियर। अब टाइम जो है वो आपको सेकंड में लेना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 10 इंटू 60 सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, गुलाम आप कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये मैंने पॉइंट हटाया और ये आपके आ गया 20। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 100, ठीक है। फिर ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0 कट गया। फिर ये 3 2 6 हो गया और ये आपके आ गया सीधा सीधा 50। कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है आंसर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, आप सॉल्व कर लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल कह सकते हो आप कैलकुलेशन वाइज, क्योंकि इसमें मोल कंसेप्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है थोड़ा थोड़ा।
और ये फॉर्मूला तो है ही आपके, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन इफ द रिएक्शन कोशेंट की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन इफ द रिएक्शन कोशेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज डिक्रीज्ड, कि ये कह रहे हैं कि अगर सेल रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशेंट आपने कम कर दिया, देन द टेंडेंसी ऑफ अ रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट बिकम। अब सबसे सिंपल सी बात ये है कि भाई रिएक्शन कोशेंट होता क्या है। तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये आपने पढ़ा होगा। रिएक्शन कोशेंट भी सेम होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आप बोलोगे कि सर सेम होता है तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कब है? जब साम्य स्थापित हो चुका है। लेकिन जब हम रिएक्शन कोशेंट की बात कर रहे हैं तो हम कब कह रहे हैं? जब साम्य स्थापित नहीं हुआ है। तो ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन इफ द रिएक्शन कोशेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज डिक्रीज्ड, टेंडेंसी ऑफ अ रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट बिकम। अगर आप रिएक्शन कोशेंट को कम करोगे, रिएक्शन कोशेंट को क्या करोगे? कम करोगे। तो कम कब होगा? जब प्रोडक्ट कम हो जाए और रिएक्टेंट बढ़ जाए। तो अगर आप रिएक्शन कोशेंट को कम कर रहे हो, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन इफ द रिएक्शन कोशेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज डिक्रीज्ड देन द टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। अगर आप रिएक्शन कोशेंट को कम कर रहे हो, इसका मतलब प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये देखा जाए तो ये आप इसको एस ब्लॉक का क्वेश्चन भी कह सकते हो, लेकिन क्योंकि कंडक्शन से रिलेटेड है। देखिए होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ आयन की, तो आयन की मोबिलिटी होती है। अब जो छोटा आयन होगा वो आसानी से मूव करेगा, जो बड़ा आयन होगा उसको मूव करने में दिक्कत आएगी। तो देखा जाए तो सबसे छोटा आयन कौन सा है? लिथियम है। तो इसकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जितना छोटा आयन होता है उसका जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन आप कह सकते हो, वो उतना ज़्यादा हो जाता है। मतलब क्योंकि इस पे चार्ज है और छोटा, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसका जो इफेक्टिव रेडियस है वो बढ़ जाती है, और इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाएगी तो कंडक्शन क्या हो जाता है? यहाँ पर तो डायरेक्ट पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके अलावा वो कंडक्शन भी पूछ सकता है। जिसका एटम का साइज छोटा है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा के कंपैरिजन में क्या होता है? साइज छोटा होने से उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, उसका ओवरऑल साइज बढ़ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल साइज की, तो लिथियम सबसे छोटा होता है नॉर्मली, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, लिथियम क्या, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम। लेकिन हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? इसका साइज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe3+ गिव्स Fe। देखिए मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो ये कह रहा है कि Fe3+ से Fe जो है, मतलब आपका जो मेटल है वो Fe है, और Fe3+ जो है वो मेटल आयन है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका इसने रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। दे क्या रखा है? Fe2+ से Fe जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ये दे रखा है, और Fe3+ से Fe2 जो है प्लस उसका रिडक्शन पोटेंशियल ये दे रखा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड कह सकते हो आप इसको। इसकी बात करूं तो इसको भी आप मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड कह सकते हो। इसकी मैं अगर बात करूं तो इसको आप रिडॉक्स इलेक्ट्रोड कह सकते हो, क्योंकि 3+ से 2+ हो रहा है। अब ओवरऑल बात यह है कि इसने अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के सेंस में कहा है कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल इतने और इसका निकालना है। तो इसने 2+ से 0 दे रखा है, 3+ से 2+ दे रखा है, और 3+ से 0 पूछा है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखिए ये आई थिंक मैंने आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है हैस लॉ, ये आना चाहिए। अब हैस लॉ होता क्या है? हैस लॉ सबसे सिंपल है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं या एक कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वहां पर जो पाथ आप फॉलो करो, चाहे कुछ भी फॉलो करो, ओवरऑल हीट चेंज जो है वो सेम रहता है। तो यहां पर मैंने क्या करा, पाथ को मैंने कैसे लिखा, ये मैंने कहा Fe3+ है,
फिर एक पाथ क्या है कि मैं इससे पहले Fe2+ पे जाऊं और फिर मैं जाऊं Fe पे, ठीक है। और दूसरा पाथ क्या है कि मैं डायरेक्ट Fe से डायरेक्ट Fe3+ से Fe पे चल जाऊं। तो ये मैंने कहा पाथ 1, ये मैंने कहा 2 और ये मैंने कहा 3, ठीक है। तो अब यहां पर हेस लॉ क्या कह रहा है कि आप जो जा रहे हो 3 पे, वो आप डायरेक्ट चले गए, तो 3 में जो हीट चेंज है वो बराबर होगा किसके, 1 और 2 के। अब यहां पर हम हीट चेंज लिखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के सेंस में। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डेल जी 3 लिख देता हूं, 3 का मतलब पाथ 3, डेल जी 3 इक्वल्स टू डेल जी 1 प्लस डेल जी 2। ये मैंने लिख दिया, ये हेस लॉ के अकॉर्डिंग लिख दिया कि भाई आपने पाथ जो भी फॉलो करा है, थर्ड वाला जो पाथ है वो ओवरऑल सम है किसका, 1 और 2 का, हीट चेंज के सेंस में। तो डेल जी 3 इक्वल्स टू डेल जी 1 प्लस डेल जी 2, मतलब डेल जी 3 इसका हो गया, इस वाले स्टेप का डेल जी चेंज हो गया, ये डेल जी 1 हो गया, डेल जी 2 हो गया। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको कुछ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके पढ़ाया था, उसमें डेल जी का फॉर्मूला बताया था माइनस एन एफ ई। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस एन 3 Fe3। क्यों, क्योंकि n का है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हर स्टेप में कुछ वेरी हो सकता है, E अलग अलग स्टेप के लिए है, तो इस हिसाब से मैंने लिखा माइनस N1 Fe1, क्योंकि फैराडे तो कांस्टेंट ही है, माइनस N2 Fe2। अब F तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया और माइनस भी जो है वो कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा, तो फाइनली बचा क्या, N3E3 इक्वल्स टू N1E1 प्लस N2E2। अब आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको E3, ठीक है। अब बाकी आपको वैल्यू पता है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने क्या कहा, E3 इक्वल्स टू, या n, चलो मैं बाद में लिख दूंगा, या n की वैल्यू लिख देता हूं। N3 जो है वो कितना है, N3 जो है वो 3+ से लेके 3 पे जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन चेंज है, तो मैंने लिख दिया 3E3, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, इक्वल्स टू N1 कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं इसमें, 1, तो वो 1 हो जाएगा। E1 कितना है, 3+ से 2+ पे कितना पोटेंशियल दे रखा है, 3 से 2, ये रहा 3 से 2 प्लस 0.77, प्लस 0.77, N1 की वैल्यू 1 है तो मैंने लिखा नहीं है, प्लस अब N2 कितना है, 2, E2 कितना है, E2 का मतलब 2+ से आयरन कितना है, माइनस 0.47, तो मैं लिख देता हूं +2 ब्रैकेट में माइनस 0.47, ठीक है। तो ये हो गया E3 इक्वल्स टू प्लस 0.77। अब ये माइनस में अगर आप इसको करोगे तो माइनस में आ जाएगा 0.94, ये आपके 3 है ही। फिर आपके E3 इसको आप सॉल्व करोगे तो अब आपने क्या करा, माइनस 0.94 में से 77 हटाए, तो ये हो गया माइनस 0.17, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ कॉपर, ब्रैकेट में दे रखा एटॉमिक मास 63.5, डिपॉजिट व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू क्यूप्रिक सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, क्यूप्रिक सॉल्ट सॉल्यूशन। अब क्यूप्रिक का मतलब क्या है, क्यूप्रस होता है कॉपर +1, क्यूप्रिक होता है कॉपर 2+, ये दे रखा है। तो क्यूप्रिक मतलब ये आप क्या करो, 2+ से कॉपर मेटल डिपॉजिट कर रहे हो। अब ये कह रहा है व्हाट वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू क्यूप्रिक सॉल्ट सॉल्यूशन। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास का मतलब Q जो है वो है 1 फैराडे। अब जैसे आपको क्या है, या तो फॉर्मूले से कर लो, या मैं आपको बार बार एक स्टेटमेंट कहता हूं कि आप उसको रट लो। 1 फैराडे मतलब 1 तुल्यांकी, मतलब 1 फैराडे मतलब 1 इक्विवेलेंट, मतलब अगर आप 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो वेट जो डिपॉजिट होगा वो 1 तुल्यांकी के बराबर होगा। 1 तुल्यांकी का मतलब उसका वेट किसके बराबर, इक्विवेलेंट वेट के बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी क्या है इसका, W इक्वल्स टू ZIT होता है, तो Z की जगह हो गया E/F और IT की जगह मैंने कह दिया Q, ये कह दिया। अब यहां पर हमने क्या कहा कि जो चार्ज आप दे रहे हो वो 1 फैराडे है, तो 1 फैराडे जब आप दोगे तो ये हो गया E/F, और Q किसके बराबर है, F के बराबर, तो ये F से F कट गया, तो W किसके बराबर है, E इक्विवेलेंट वेट। अब कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, 63.5, और उसकी वैलेंसी कितनी है, 2+, इसको सॉल्व कर लो।
आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 31.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज। ये कह रहा है टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इलेक्ट्रोकेमिकल उसका क्या कह रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज 0.59 और ये इसने सेल की रिएक्शन दे दी। अब आप सोचोगे रिएक्शन की जरूरत क्या थी, जरूरत है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसके सेंस में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सेंस में। तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि आप फॉर्मूला लिखते हो ऐसे, log k इक्वल्स टू एन एफ ई अपॉन 2.303 आर टी। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये होना चाहिए, चेक कर लेता हूं। log k इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट अपॉन 2.303 आर टी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला दे रखा है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अब आई थिंक सिंपल ही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है मैं इजी मानता हूँ, जिसमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करके समझना है, जैसे अभी हम फेराडे वाले पढ़े थे, वो मैं टिपिकल मानता हूँ। अब ये मेरे हिसाब से इजी मानता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉग की वजह से आपको टफ लग सकता है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एन जो है इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वैलेंसी 2 से न्यूट्रल जा रही है, मतलब एन की वैल्यू 2 है। एफ को मैं राउंड ऑफ में 96500 लिख देता हूं। एन एफ ई नॉट कितना है 0.59 अपॉन 2.303 आर टी, आर कितना 8.314, टी जो है वो आपके 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, केल्विन में कहेंगे तो 298 हो जाएगा। अब ये यहां पर आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन क्या हो गया, टिपिकल हो गया थोड़ा सा। इसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आपके लिए क्या मेरे लिए भी मुश्किल ही है। लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूं, ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन जब आप चेक करोगे तो ये वाला ऑप्शन 1 से कम है, ये वाला ऑप्शन 1 से कम है, ये ज्यादा है, और ये भी आप देखोगे 10 की पावर जो है वो भी ज्यादा है, मतलब ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे log k है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, log 10 की वैल्यू कितनी आती है 1, log 100 की वैल्यू कितनी आती है 2, log 1000 की वैल्यू कितनी आती है 3। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको पूरे को सॉल्व करने के लिए बाद अगर आपकी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब जो k है उसकी वैल्यू 10 है। इस पूरे को सॉल्व करने पे अगर आपकी वैल्यू 2 आ रही है तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 100 है। पूरे को सॉल्व करने के बाद अगर आपकी वैल्यू 3 आ रही है, मतलब ये 1000 है। समझ आ रही बात? अब आपको इसको सॉल्व करके चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलो मैं राउंड ऑफ में आपको सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए, ज्यादा तो नहीं। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ओवरऑल वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिख रहा हूं log 10, तो log 10 की वैल्यू 1 आती है। तो अगर ये ओवरऑल वैल्यू 10 है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू सॉल्व करने पे 1 आ रही है, मतलब ये 10 है। अब कितनी आ रही है वो हम राउंड ऑफ में एक बार आइडिया लगाते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पॉइंट जो हैं, मैं इसको राउंड ऑफ में और सिंपल कर देता हूं कि मैंने क्या करा, इसका ये पॉइंट हटाए, 2.303 को 2.3 कर दिया, और इसको भी मैंने क्या करा, ये चलो 2.303 रहने देते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू 96500 इंटू 0.59 जो था इसको मैंने 59 कर दिया, ठीक है, ये 59 कर दिया, और पॉइंट के बाद क्योंकि 2 डिजिट है तो इसके 2 जीरो हटा दिए, ठीक है, इसको सिंपल कर दिया। अब यहां पर नीचे क्या रह गया 2.303, तो ये हो गया 2.3, सिंपल कर दिया मैंने इसको, और 8.314 को मैंने 8.3 कर दिया, और इसको 298 को मैंने 300 कर दिया, सिंपल सॉल्व करने के लिए। अब ये 2 पॉइंट हटाए मैंने और ये 2 जीरो हटा दिए, ये थोड़ा सा लगभग हमने इसको इजी करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में ऑप्शन बहुत पास नहीं है। तो जब आप इसको इतना कर दोगे, अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि कितना आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि लगभग 20 के आसपास आ रहा है। एक्यूरेट नहीं कह रहा मैं, लगभग 20 के आसपास आएगा, मतलब 19-20 के आसपास आएगा। अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर इसकी वैल्यू 20 आ रही है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 10 की घात 20 है। जब भी आप लेते हो ना log 10 raised to power x, उसकी वैल्यू आती है x,
तो जो भी वैल्यू यहाँ आएगी मतलब उसकी वैल्यू पावर में। तो अब आप ये देखोगे इसकी वैल्यू लगभग 20 आएगी, सॉल्व करके आप चेक कर लेना चाहो तो। और तो आप देखोगे ये तो ऑप्शन कट गया क्योंकि ये कम है, ये भी कट गया। अब 10 क्योंकि 20 है तो लगभग 10 आएगी। अब यहाँ पर 10 भी नहीं दे रखा है, ठीक है, 10 की घात 1 भी नहीं दे रखा है, ये आपके दे रखा है। इसकी वैल्यू अगर 1 आती तो आप लिखते 10 की घात 1। अगर वैल्यू आती 0.59 तो ये आप लिखते 10 की घात। तो कहने का मतलब ये कि भले 20 नहीं आए, लेकिन आप ये देखोगे किसी भी ऑप्शन में ये इस टाइप से नहीं दे रखा है। अगर वैल्यू 1 आ रही है तो ये 10 होगा, और ज्यादा आ रही है तो ये 10 की पावर में आ जाएगा। तो आप देखोगे कि इसको सॉल्व करने पे लगभग 20 आ रहा है, मतलब आंसर क्या आएगा ये। अब थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, हमारी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है, हमने मोबाइल लिया, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बात समझ आ रही है। तो प्रैक्टिस करो सॉल्व करने की, और सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन देखो दूर दूर है क्या। ऑप्शन दूर दूर है तो राउंड ऑफ में सॉल्व कर लो। तो राउंड ऑफ में सॉल्व करोगे तो थोड़ा थोड़ा आपका काम चल जाएगा। जैसे 59 को मैं 60 मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये 20 हो गया। अब इसको आप देखोगे तो ये आपके हो गया, इनको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपके 1 आ जाएगा सपोज, तो ये लगभग 20 आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो सॉल्व कर लेना आराम से। तो आपके ओवरऑल वैल्यू 20 आ गई, मतलब लॉग लेने के बाद 20 आ रहा है, मतलब के की वैल्यू क्या थी 10 की घात 20। तो आंसर क्या आ जाएगा ये। तो कहने का मतलब है फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व करो। हालांकि थोड़ा सा उसने क्या करा, क्वेश्चन में वैल्यू ऐसी दी, थोड़ा सा टिपिकल हो गया सॉल्व करने में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है। तो आंसर क्या आ जाएगा 10⁻20। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग आयंस द हाईएस्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑफ। अब देखिए ये जो है ये एक डेटाबेस क्वेश्चन है। डेटाबेस क्वेश्चन का मतलब कौन से आयन की कंडक्टिविटी कितनी है, ये एक डेटा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डेटा है, आप चेक करना गूगल पे या किसी भी बुक्स में देखना, आपको मिल जाएगा कि भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है आयंस की वो क्या दे रखी है। फिर भी मैंने आपसे कहा था कि आप 2 का याद रखना। 2 का किसका याद रखना, कि H+ की सबसे ज्यादा होती है, सेकंड नंबर पे OH- की होती है। अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, और अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखा तो आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप जो है थ्योरी वीडियो थोड़ा ध्यान से देखा करिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा OH-। उसके अलावा जब हम एल्कली मेटल को कंपेयर करते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो एल्कली मेटल में जिसका साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एक ये वाला पूछ सकते हैं, बाकी तो फिर डेटा है कुछ ही पूछ सकते हैं, हालांकि पूछे नहीं है, एक आध क्वेश्चन को रेयर पूछ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 मेटल्स आर गिवन बिलो, 4 मेटल दे रखे, विच वन ऑफ द अबव मेटल कैन नॉट बी यूज्ड एज सैक्रिफिशियल एनोड विद रेस्पेक्ट टू अदर। देखिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, कैथोडिक प्रोटेक्शन वाला। कैथोडिक प्रोटेक्शन में मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको जिस मेटल का प्रोटेक्शन करना है, देखिए एक तो होता है आपके गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आप फिजिकली दूसरे मेटल के लेयर बना के लगाते हो। यहाँ पर आप उसका सेल बना रहे हो, ठीक है, क्या बना रहे हो, सेल बना रहे हो, जिसमें आप एक मेटल है जिसको प्रोटेक्ट करना है और दूसरा मेटल जो है जिसको आप लगा रहे हो। तो जिसको प्रोटेक्ट करना है वो कैथोड की तरह काम करता है, और जो दूसरा लगा रहे हो जो प्रोटेक्ट करेगा वो करता है एनोड का काम। तो ये कह रहा है 4 मेटल्स दे रखे हैं, विच वन ऑफ द अबव मेटल कैन नॉट बी यूज्ड एज सैक्रिफिशियल एनोड। तो ये सैक्रिफिशियल एनोड का मतलब आप मेटल जो काम में ले रहे हो तो वो एज ए एनोड लेते हो, जो बचाने का काम करता है, जिसको बचा रहा है वो एज ए कैथोड है। अब जो बचाने का काम कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो एज ए काम में ले सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन था आयरन था, उसको बचाना था, तो जो आयरन है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, और जो दूसरा मेटल है वो एनोड की तरह काम कर रहा है। तो उसका आंसर क्या था, मैग्नीशियम और जिंक। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप चारों को चेक करोगे, इनकी रिएक्टिविटी चेक करोगे, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, कॉपर। इसका मतलब इसको आप काम में नहीं ले सकते। कहने का मतलब है आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसको प्रोटेक्ट मतलब ये एज अ प्रोटेक्टिंग काम में ले सकते हो, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो इसको आप इन जो ग्रुप्स है मेटल के उसमें आप इसको एज अ प्रोटेक्टिंग काम में नहीं ले सकते। प्रोटेक्टिंग का मतलब इसको सैक्रिफिशियल एनोड की तरह काम में नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ सर्टेन करंट लिबरेट 0.50 ग्राम हाइड्रोजन इन 2 hours,
कैलकुलेट द मास ऑफ द ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय द सेम करंट एंड इन द सेम टाइम इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन। अब देखिए ये एक तरह से मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको बहुत दिक्कत देंगे, अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं पता तो मोल कंसेप्ट का आप वीडियो देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा बेसिक से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कैसे आएगा? जो मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बताया वो आपको याद करने। क्या याद करना? एक तो दिमाग में ये याद रखना है कि 1 फैराडे का मतलब 1 तुल्यांकी। अगर 1 फैराडे चार्ज दोगे तो 1 तुल्यांकी डिपॉजिट होगा, चाहे कोई सा भी हो, किसी का भी कोई सा भी हो, उसका 1 तुल्यांकी होगा। तो क्या कह रहा है ये? अ सर्टेन करंट लिबरेट, आपने कोई करंट दिया, ठीक है, लिबरेट कितना है? 0.50 ग्राम हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो लिबरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 0.504 ग्राम, ठीक है, ये लिबरेट हो रहा है। अच्छी बात है। इन 2 आवर, टाइम का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं हमारे। कैलकुलेट द मास ऑफ द ऑक्सीजन, तो सबसे पहले मुझे तुल्यांकी निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है? 0.504 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है? 1.008 ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको जब आप निकालोगे तो ये आ गया आपके 0.5 या 1/2 भी आप कह सकते हो, कुछ भी कह लो, 0.5 कह लो, 1/2 कह लो, कैसे कह लो, वो आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस है। आगे क्या कह रहा है? 1/2 लिख देता हूँ जो आपको सही लगे। आगे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय द सेम करंट इन द सेम टाइम। तो चार्ज जो है, अब देखिए यहां पर हमने क्या कहा कि तुल्यांकी कितने आ गए हाइड्रोजन के? आधा तुल्यांकी आ गया। इसका मतलब जो चार्ज है कितना है? हाफ फेराडे, या आप कह सकते हो 0.5 फेराडे चार्ज है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि आपके W जो है वो क्या है? E/F इंटू क्यू। अब जो W है वो आपके किसके बराबर आ गया? 1/2 E के बराबर आ गया। तो 1/2 E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर ये फाइनली क्या आ जाएगा? F/2। जो भी आप कहना चाहे, सॉल्व करने का तरीका है। यहाँ पर W हमारा कितना आ रहा है? W कितना आ रहा है आपका? E/2, क्योंकि E की वैल्यू कितनी आ, कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है? E/2। तो E/2 अगर आप इसको लिखोगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये हो गया E/F इंटू क्यू। तो E से E कैंसिल आउट हो गया, तो ये Q किसके बराबर आ गया? F/2। तो ये मैंने आपको सिंपल ही बता रखा है कि ज्यादा मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपके हाइड्रोजन जितना तुल्यांकी डिपॉजिट हो रहा है, मतलब उतने फेराडे काम में आ रहे हैं, और उतने फेराडे काम में आ रहे हैं तो दूसरा भी उतना ही तुल्यांकी डिपॉजिट होगा, तो फेराडे भी निकालने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन के जितने तुल्यांकी डिपॉजिट हो रहे हैं, ऑक्सीजन के भी उतने तुल्यांकी डिपॉजिट होंगे। फेराडे को हटा ही देते हैं साइड में, कोई रोल नहीं फेराडे का। तो अब हाइड्रोजन के कितने तुल्यांकी डिपॉजिट हो रहे हैं? आधा। तो ऑक्सीजन के कितने तुल्यांकी डिपॉजिट होंगे? आधा। तो ऑक्सीजन का अगर मैं कहूं कितने तुल्यांकी डिपॉजिट हो रहे हैं, तो आप कहोगे हाफ ई, इतने तुल्यांकी। अब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? मैंने आपको 2-3 बार बता रखा है, न्यूमेरिकल में भी हमने देख रखा है। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8। आप गलती मत करना कि O2 है तो 16 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 8 ही होता है। तो आप देखोगे इस टाइप के काफी सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, और ये आपके टिपिकल पढ़ेंगे। अगर आपको मोल कंसेप्ट थोड़ा ढंग से नहीं आता है तो मोल कंसेप्ट सीखिए, प्रैक्टिस करिए, उससे आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे? सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, Arrhenius theory of electrolytic dissociation is not applicable to which of the following reaction? अब यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग करना होता है। एक्यूरेट आप सोचेंगे तो वहां पर फिर हो सकता है आपके दिमाग में और भी थॉट आए, लेकिन जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट है वो हमें करना है। देखिए यहाँ पर जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? CH3 Ni gives CH3 N plus plus I minus, CH3COH जो क्या दे रहा है? CH3CO minus plus H plus, KCl जो क्या दे रहा है? K plus plus Cl minus, 2HI gives हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। अब एक तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि आर्नियस थ्योरी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन यही पूछना चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग के लिए है या वीक के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन स्ट्रॉन्ग और वीक में होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो आयंस बन रहे हैं, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है तो इसमें आपके कोई आयंस बन ही नहीं रहे। तो यहाँ पर हम वीक और इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ दे तो ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो सबसे जो बेकार ऑप्शन है, जो कि हम बिल्कुल भी किसी और सूरत में सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो ये होगा। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? 4th। ये RS 2012 में आएगा क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग और वीक तो चेक करते ही करते, लेकिन पहले यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, तो फिर ये वैसे ही सिरे से खारिज हो गया। अगर ये ऑप्शन नहीं होता फिर हम चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.001 m सॉल्यूशन, सॉरी 1 m सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.242 into 10⁻⁴ ohm inverse centimeter inverse. Its molar conductance in ohm inverse centimeter square mole inverse will be. देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, मोलर कंडक्टेंस का कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, ये बता रखा है, ठीक है। अगर आपको 1000 लगाना है नहीं लगाना है इसमें कंफ्यूजन हो जाए तो भी हम इसको चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट। अब यहां पर आपके क्या दे रखा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस, कंसंट्रेशन दे रखी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, ये मोलर कंडक्टेंस पूछी है सेंटीमीटर के फॉर्म में, ठीक है, सेंटीमीटर इसके फॉर्म में। तो सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल में ml के अकॉर्डिंग आता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कप्पा, कप्पा कितना दे रखा है आपके 1.242 इंटू 10⁻⁴। अब कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है 0.001 m, 0.001 m। अब मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अगर आप इसकी यूनिट में जाते तो क्या होता है मोल पर लीटर, तो लीटर को फिर आप कन्वर्ट करते किस में, ml में या सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको इंटू 1000 करना पड़ता, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया इंटू 1000 कर दिया, जो कि फॉर्मूले में मेंशन है, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो ये हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आप देखोगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻3, कुछ भी आप कैसे भी सॉल्व करिए। तो ये हो गया 1.242। अब ये -3 जो है 10⁻⁻3, ठीक है। ये -3 जो है इसको अगर आप पावर को कैंसिल आउट करेंगे तो ये -1 रह जाएगा, और -1 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये कट गया और ये रह जाएगा, तो फाइनली बचा क्या 10⁻², ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है, केवल पावर सॉल्व करनी है। लैम्डा इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, ये मोलर कंडक्टेंस है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। थोड़ा सा यूनिट चेक कर लेना एक बार बस। लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस, ये आप थोड़ा सा देख लेना कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। इफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 313.9, इट्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी फॉर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट विल बी। अब देखिए ये कह रहा है एब्सोल्यूट वेलोसिटी फॉर 1 वोल्ट, इसको आप आयनिक मोबिलिटी भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि मोलर आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है और आपको आयनिक मोबिलिटी निकालनी है। तो आयनिक मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे हम यू कह सकते हैं, प्लस माइनस जो भी है, हाइड्रोजन आयन की बात है तो प्लस कहते थे। आयनिक मोबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस जो है, जिसको आप लैम्डा प्लस से या जो भी आप कहना चाहें, लैम्डा इन्फिनिट प्लस से अपॉन एफ, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपको निकालनी है, तो आपके क्या है मोलर आयनिक कंडक्टेंस कितनी दे रखी है 313.9 अपॉन 96500। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर लेना कि ये आपके मोलर आयनिक कंडक्टेंस है, क्या है मोलर आयनिक कंडक्टेंस। तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस आपको दे रखी है और आयनिक मोबिलिटी पूछी है, तो ये सिंपल सा आपके फॉर्मूला काम में आ जाएगा। तो ये आपके मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो डाउट थे, आपके जो क्वेश्चंस थे, वो मैंने यहाँ सॉल्व करा दिए। बाकी के जो बचे हुए डाउट्स हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।